नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आइए फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है भारतवर्ष टू इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक प्राचीन वंश गुप्त वंश के बारे में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, कला व साहित्य का स्वर्णकाल, विज्ञान का स्वर्णकाल और हिंदुओं का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में की। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र घटोत्कच बना, जिसका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी बताया गया है। घटोत्कच से संबंधित एक ताम्रपत्र भी मिला है। घटोत्कच के बाद इनका पुत्र राजा बनता है, जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक माना गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था और इन्हीं को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और वैशाली इन्हें दहेज में मिला। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना उनका पुत्र समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक बताया गया है। समुद्रगुप्त को अन्य कई उपनामों से भी जाना गया है, जैसे कि लिच्छवी दौहित्र और भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त में 9 विजय हासिल की और दक्षिणवर्त में 12 विजय हासिल की। विशेंट स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिसेन था और हरिसेन की पुस्तक का नाम प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त एक महान कवि था और उसे वीणा बजाने में महारत हासिल थी। समुद्रगुप्त अश्वमेघ यज्ञ करवाता था। श्रीलंका के तत्कालीन शासक मेघवर्मन ने अपना राजदूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचारक बंधु कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दरबार में एक बौद्ध भिक्षुक वसुबंधु को संरक्षण दिया। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक रामगुप्त बनता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। रामगुप्त का शासनकाल 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक बताया गया है। रामगुप्त की पत्नी नाम ध्रुव देवी था। रामगुप्त को हूणों ने पराजित किया। रामगुप्त के बाद उसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना और चंद्रगुप्त द्वितीय ने हूणों को हराया। रामगुप्त की राष्ट्र विरोधी हरकतों से तंग आकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक बताया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए, जिन्हें रजत मुद्राएं कहा गया। साथ ही साथ मेहरौली के लोह स्तंभ का भी निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे और वो थे महाकवि कालिदास, जिनकी पुस्तक का नाम देवी चंद्रगुप्तम है। फिर गणितज्ञ आर्यभट्ट, अमर सिंह, वेताल भट्ट, शंकु, धनवंतरी तथा वराहमिहिर। एक चीनी यात्री आया इनके दरबार में, फाहयान नामक का, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक इनका पुत्र कुमारगुप्त बना और कुमारगुप्त का शासनकाल 412 ईस्वी से 454 ईस्वी तक माना जाता है। संपूर्ण गुप्त वंश के शासकों में सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र और अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिले हैं। कुमारगुप्त भगवान विष्णु का उपासक था। कुमारगुप्त ने उस समय के विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। इसके समय हूणों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किया। कुमारगुप्त की रजत मुद्राएं मिली है, जिन पर मयूर की आकृति बनी हुई है। कुमारगुप्त के बाद अगला गुप्त शासक इनका पुत्र स्कंदगुप्त बना, जिसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक बताया जाता है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ही गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। गुप्त वंश में सबसे पहले सती प्रथा के प्रमाण एरण अभिलेख से मिले हैं, जिसका निर्माण 510 ईस्वी में करवाया गया था। गुप्त वंश के काल में अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाएं जैन धर्म से और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इस प्रकार गुप्त वंश ने भारतवर्ष पर लगभग 187 वर्षों तक शासन किया। हूणों के लगातार हमलों के कारण गुप्त वंश कमजोर पड़ता गया और अंततः इसका पतन हो गया। गुप्त वंश के बाद आता है पुष्यभूति वंश, जिसकी स्थापना 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति ने की। इस वंश को वर्धन वंश भी कहा गया।
वर्धन वंश के राजा प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था और इनकी 3 संतानें थीं, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन 604-605 ईस्वी में राजा बना। इनकी बहन राजश्री के पति ग्रहवर्मा थे। उनकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी। प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त का एक मित्र था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। जब उसे देवगुप्त की हत्या का पता चला तो उसने राज्यवर्धन को मार दिया। अब राजा बने हर्षवर्धन 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और वे मात्र 16 वर्ष की आयु में राजा बने थे और उन्होंने चतुराई से शशांक को हराया भी। हर्षवर्धन ने अपनी 2 राजधानियां बनवाई। एक थानेसर में, जिसे आज थानेश्वर भी कहते हैं, जो हरियाणा में स्थित है, और दूसरी राजधानी उन्होंने कन्नौज को बनाया, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री ह्वेनत्सांग आया और ह्वेनत्सांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। ह्वेनत्सांग 634 ईस्वी में हरियाणा में पुनः आया और 644 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसकी पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र। ये हर्षवर्धन का मित्र भी था। हर्षवर्धन ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने ही कुंभ के मेले की शुरुआत की। हर्षवर्धन के समय हूण जाति भारत पर आक्रमण करती थी। 634-35 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में हराया। इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में ही हो गई। इसके बाद पल्लव वंश आया। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मन को माना जाता है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, जो वर्तमान के तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था सिंह विष्णु। ये एक प्रतापी शासक था। इसने चोल, पांडे, चेर इत्यादि अन्य वंशों को हराया। इसने महाबलीपुरम और आदिवरा का गुफा मंदिर भी बनवाया। इनके दरबारी कवि थे भारवी, जो कि संस्कृत के महाकवि थे। सिंह विष्णु के बाद पल्लव वंश का अगला शासक महेंद्र वर्मन बना, जो कि सिंह विष्णु का पुत्र था। यह शैव धर्म को मानता था और इसने मतविला तथा विचित्र चित्र नामक उपाधियां धारण की। इसे भी पुलकेशियन द्वितीय ने हराया। महेंद्र वर्मन के बाद अगला शासक इनका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम बना। ये एक प्रतापी शासक था। इसने पुलकेशियन द्वितीय को 3 बार हराया। इसके दरबार में ह्वेनत्सांग आया और उसने इसके शासनकाल की तुलना हीरे से की। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम शहर बसाया। इसने महामल्ल और वातापी कोंडा नामक उपाधियां धारण की। इनके बाद अगला शासक इनका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय बना। इसकी हत्या पुलकेशियन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने कर दी। महेंद्र वर्मन द्वितीय की हत्या के बाद इनके पुत्र परमेश्वर वर्मन ने दोबारा पल्लव शक्ति को एक किया। इसके बाद अगला शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय बना, जिसने राजा बनते ही कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बनवाया। इसके बाद राजा बना इनका पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इसके समय विक्रमादित्य द्वितीय ने आक्रमण किया तथा इन्होंने आपस में संधि की। बाद में इसकी हत्या गंगवंश के द्वारा कर दी गई। इसके बाद शासक बना नंदीवर्मन। नंदीवर्मन भी एक प्रतापी शासक था और इस पर राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग ने आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। बाद में दंतेदुर्ग ने अपनी पुत्री का विवाह नंदीवर्मन से करवा दिया और कुछ समय के बाद पल्लव वंश का भी पतन हो गया और फिर आया गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना गया है। इस वंश का पहला प्रतापी शासक था नागभट्ट प्रथम। इसने भारतवर्ष को अरब आक्रमणकारियों से बचाया। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नागभट्ट प्रथम का उत्तराधिकारी वत्सराज अगला शासक बना। इसके समय सत्ता के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चला, पाल वंश वर्सेज राष्ट्रकूट वंश वर्सेज गुर्जर प्रतिहार वंश। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी रहा। वत्सराज को ध्रुव ने हराया। वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय अगला शासक बना। यह भी एक प्रतापी राजा था। इसने कन्नौज को दोबारा जीता और इसको गोविंद तृतीय ने हराया। इसके बाद अगला शासक मिहिर भोज बना, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। मिहिर भोज की जानकारी पेहो अभिलेख से मिलती है और मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक बताया गया है। मिहिर भोज के समय घोड़ों का व्यापार होता था और व्यापार का प्रमुख केंद्र था पेहोआ।
पेहोवा वर्तमान के हरियाणा राज्य में स्थित है। गुर्जर प्रतिहार वंश का इसके बाद पतन हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे की कहानी जानेंगे हम अगले वीडियो में, जो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो या कोई गलती हुई हो तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, कृपया क्षमा करें। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए भारतवर्ष टू इंडिया।